एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज से हम सब 10 से 12 मिनट का लेक्चर करेंगे, जिसमें हम सब 2025 के लिए जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करेंगे। और ये वीडियो मेनली आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और इसमें कुछ प्रॉपर टॉपिक लिया जाएगा और उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और जहां आपको समझ में नहीं आएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट खुला रहेगा, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले वीडियो की। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और काफी समय के बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज इसको लाइक कर लेंगे। और कल से लाइव क्लास भी आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप सब जुड़ सकते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगा। फिलहाल पहला लेक्चर है ये, और इसमें हम सब बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। तो इसमें आविष्कार, साहित्य और रचनात्मक रचनाएं, डिजाइन, प्रतीक, नाम और व्यापार में उपयोग किए जाने वाले चित्र कार्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई चीज का आविष्कार करता है, ठीक है, मान लेते हैं कि राइट ब्रदर्स द्वारा प्लेन का आविष्कार किया गया है, तो उस पे कॉपीराइट मतलब उस पे हक किसका है, राइट ब्रदर्स का है। तो इसके लिए ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। ये सारे जितने भी चीज हैं ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कॉपीराइट प्रशासन की तिथि से 60 वर्ष के लिए आवंटित किए जाते हैं, यानी अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो उस पर आपका अधिकार होगा और वो 60 वर्षों तक आपके लिए अधिकार होगा। जैसे कि मेरे द्वारा मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चेयर का निर्माण किया गया, तो वो इलेक्ट्रिक चेयर का अगर मैं कोई कंपनी का नाम देता हूं तो उस पर मेरा अधिकार होगा, उस पर मेरा कॉपीराइट होगा। और वो कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए आवंटित होगा, तो 60 वर्षों के लिए आवंटित होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दिया कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है वो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये सब इसके उदाहरण है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक संगठन भी है, इसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर्स बहुत बार पूछा जाता है, WIPO जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कुछ और भी बातें नीचे में लिख दिया हूं। बौद्धिक संपदा अधिकार का प्राथमिक कार्य आविष्कार, ट्रेडमार्क, डिजाइन, रचनात्मक सामग्री या अन्य अमूर्त संपत्ति के निर्माण और दोहन के आधार पर नए उत्पादों के विकास और वितरण और नई सेवाओं के प्रावधान को दर्शाता है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हुआ, अगर आप कोई आविष्कार करते हैं, कोई आप लोगो बनाते हैं, कोई रचनात्मक सामग्री बनाते हैं, कुछ ऐसा यूनिक बनाते हैं जो अभी तक कोई नहीं बनाया है, ठीक है, तो उस पर आपका अधिकार रहेगा। तो इसको आप सब ध्यान देंगे। तो बौद्धिक संपदा अधिकार आप सब समझ गए होंगे, ये आपके अधिकार को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कोई चीज बनाते हैं, कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आपका अधिकार है। और अधिकार कितने वर्षों के लिए रहता है, तो 60 वर्षों के लिए रहता है। इतना आप सब याद रखेंगे। चलिए, इसमें अब हम सब पढ़ने वाले हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट मेनली साहित्यक, ठीक है, लिटरेचर, कलात्मक, कोई आर्ट हो गया, संगीत हो गया, कार्यों को सुरक्षित करता है। आप जानते होंगे YouTube पे भी कॉपीराइट काम करता है। जैसे कि आप कोई वीडियोस बनाते हैं तो उस पर आपका अधिकार है। अगर कोई आपका कॉपी करके अपलोड करता है YouTube पे वीडियो, तो आप उस पर कॉपीराइट मार सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि आपको कॉपीराइट का अधिकार है। एक वो अमूर्त संपत्ति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में कार्य करता है। तो कॉपीराइट यही हुआ। मेनली ये लिटरेचर, आर्ट और संगीत यानी म्यूजिक में काम करता है, ठीक है। तो कॉपीराइट आई थिंक समझ गए होंगे। ट्रेडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वस्तु या सेवाओं को अलग करता है। इसमें प्रतीक, नाम, लोगो शामिल हो सकता है। तो किसी चीज का लोगो होता है, जैसे कि MDH का लोगो, तो MDH का वो ट्रेडमार्क हुआ, ठीक है। तो MDH का ट्रेडमार्क कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है, जिससे कि ट्रेडमार्क को सुरक्षा और पंजीकरण यानी नियंत्रित करता है। तो ये याद रखेंगे कि इस वाले अधिनियम के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो एक MDH का मैं उदाहरण दिया कि अगर आप MDH या आप MRF बैट ले लें, तो MRF बैट का लोगो सिर्फ MRF बैट में लगेगा। उसका लोगो कोई अदर बैट वाला यूज नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। और ये जो प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क को, ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। पेटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेटेंट क्या है, तो पेटेंट एक विशेष अधिकार है जो सरकार द्वारा एक आविष्कारक को
आविष्कार को सार्वजनिक करने के बदले में एक सीमित अवधि आमतौर पर 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी चीज का आविष्कार होता है, मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति जो है वो 7G, ठीक है, 6G के बाद 7G का आविष्कार करता है, ठीक है, 7 जनरेशन मतलब 7G का आविष्कार करता है। तो अब सरकार क्या करेगी, उसको पेटेंट करवा, मतलब वो व्यक्ति द्वारा उसको पेटेंट करवाया जाएगा, गवर्नमेंट उसको पेटेंट करवाएगी, ठीक है, और गवर्नमेंट 20 वर्षों के लिए पेटेंट करवाएगी, लेकिन उस 7G का यूज वो कर सकता है विभिन्न जगह पे, लेकिन वो जो 7G का वो जो आविष्कार किया है वो उसके पास ही रहेगा, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से क्या कर सकता है, इसको यूज करवा सकता है। तो भारत में पेटेंट अधिनियम भी है और ये 1970 में आया था। देखिएगा, ये याद रखिएगा कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में आया था और पेटेंट अधिनियम 1970 में आया था। इसको आप सबको याद रखना है। और 20 वर्षों के लिए कोई भी पेटेंट सरकार देती है, ये भी याद रखना है। अलग अलग है सबका ईयर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना है आप सब। आइए बात करते हैं पेटेंट धारकों के अधिकार, ठीक है। तो आविष्कार बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात या निर्यात करने का विशेषाधिकार होता है। बिना अनुमति के अपने आविष्कार का उपयोग करने वाले उल्लंघन कर्ताओं पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। मतलब जिस व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया है उसके बिना अनुमति के अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो आप पे कानूनन कार्रवाई हो सकता है। पेटेंट का एवरग्रीनिंग, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। ये मेनली पेटेंटों की एवरग्रीनिंग, दवाओं में बदलाव करने का एक तरीका है ताकि उनसे पेटेंट की अवधि को बढ़ाया जा सके, जिससे उससे लाभप्रदाता में वृद्धि हो सके। इसका मतलब क्या है, तो एवरग्रीनिंग विभिन्न कानूनी, व्यवसाय और तकनीक रणनीति में से एक है जिसके द्वारा उत्पादक, अक्सर दवाई कंपनी, अपने पेटेंट की अवधि बढ़ाते हैं, उनसे राजस्व बनाए रखने के लिए समाप्त होने वाले होते हैं। मतलब जैसे ही किसी दवाई का पेटेंट समाप्त होता है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसके पेटेंट को बढ़ाया जाता है, इसी को बोलते हैं पेटेंट की एवरग्रीनिंग, ठीक है। तो इसको आप ये होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं हम सब भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग क्या होता है। तो ये एक ऐसा चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान कराता है। जैसे कि मैं नीचे लिख दिया उदाहरण के तौर पर कि बिहार का भागलपुर जिला जो है ये सिल्क सिटी कहलाता है, यानी सिल्क यहाँ का फेमस है, जर्दालू आम यहाँ का फेमस है, करतई चावल यहाँ का फेमस है। इन सबको जीआई टैग मिला है और बिहार में सबसे ज्यादा जीआई टैग इसी जिला को मिला है, भागलपुर को। तो इसी को बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है तो उसको जीआई टैग देता है, जिससे कि ये फेमस होता है और फेमस होने के साथ ये बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। दूसरी बात, 2-3 बात यहाँ पे याद रखेंगे। ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये भौगोलिक संकेत की पंजीकरण के लिए आवेदन भौगोलिक संकेत के रजिस्ट्रार को भौगोलिक वस्तुएं पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्राप्त होता है। और एक बार जीआई टैग जिसको मिल गया, जैसे सिल्क को मान लेते हैं, एक बार जीआई टैग मिल गया तो ये जीआई टैग 10 वर्ष तक वैलिड रहता है। तो भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण की प्रारंभिक अवधि से 10 वर्ष तक वैलिड रहता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो वो कब तक वैलिड रहता है, तो 10 वर्षों तक वैलिड रहता है। तो ये 5 टॉपिक अभी हम सब देखे। 2 अभी इंटरनेशनल संस्था के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले G20। G20 क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये विकसित देशों का, विकसित और विकासशील देशों का समूह है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर, यह एक विकासशील, विकासशील मतलब होता है डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया वगैरह, और कुछ डेवलप्ड कंट्री भी इसमें शामिल है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ठीक है। तो यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1999 में विश्व आर्थिक संकट के कारण किया गया था। वर्तमान में इसमें 19 देश, यूरोपीय यूनियन 20 और 2023 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था भारत की अध्यक्षता में, आप सबको पता है। तो मान के चलिए कि ये ग्रुप ऑफ, ये G20 ही कहलाएगा, लेकिन इसमें 21 देश मतलब 19 देश और 2 संगठन शामिल है, इसको याद रखेंगे। G20 की वैश्विक हिस्सेदारी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो पूरे सकल विश्व उत्पाद का मतलब पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 90% है, ठीक है, प्रोडक्ट में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 से 80% है। वैश्विक आबादी का 2/3 है। विश्व के लगभग आधे भूमि क्षेत्र का हिस्सा रखता है। तो ये आपको याद रखना है फिगर, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम सब। इस संगठन का कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। जो देश इस संगठन की अध्यक्षता करता है वही इसके व्यय का वहन करता है, इसको याद रखेंगे।
भारत द्वारा किस वर्ष इसकी अध्यक्षता की गई थी यानी G20 की? तो भारत द्वारा पहली बार 2023 में नई दिल्ली में G20 की अध्यक्षता की गई थी। आगामी जो 2024 और 2025 का G20 सम्मेलन होगा तो 2024 का होगा ब्राजील में और 2025 का होगा दक्षिण अफ्रीका में। 8 नंबर पॉइंट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2008 के बाद इस बैठक को साल में कम से कम एक बार बुलाई जाती है, ठीक है। और भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई थी 2023 में पहली बार। और यहाँ पे MIIRA यानी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस भारत द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए नेक्स्ट संगठन देखते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में 6 अतिरिक्त देश को इस समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी पहले 5 कंट्री हैं ब्रिक्स का। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 2023 ईस्वी में, वहां पे 6 कंट्री को सदस्यता लेने के लिए कहा गया, जिसमें आप देखते होंगे ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और जेवियर माइली जीत गए और वो मुख्य रूप से ब्रिक्स को जो है पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। बाकी 5 पुराने देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और 5 नए देश ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद आपका मिस्र और इथोपिया शामिल हुए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में वर्तमान में 10 सदस्य हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सारे विकासशील देश इसमें है, तो ये आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। 2001 में इसको ब्रिक बोला जाता था और ये ब्रिक शब्द जो है जिम ओ नील द्वारा जोड़ा गया था। 2006 में इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक शुरू हुई। इसके बाद 16 जून 2019 को याकेतेरिनबर्ग रूस में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया और सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और तब से जब से दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, ये ब्रिक बदल गया ब्रिक्स में। वर्तमान में अगर ब्रिक्स की वैश्विक स्थिति देखें पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो दुनिया के भूमि सतह का 30%, दुनिया की आबादी का 45 से 46% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% अपने में समाहित करता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है। चलिए इस लेक्चर को अब ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था। आपको डेली 10 से 12 मिनट का एक शानदार सा लेक्चर मिलेगा और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, हर एक कुछ, पॉलिटी, और इसमें टॉपिक वाइज मैं करवाते जाऊंगा शॉर्ट में, ठीक है। और इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइव क्लास शुरू होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसके लिए आप सब तैयार रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।